let me introduce you to the champion, the world champion, Vikram Fogart. कैसे हो भाई आप? एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई जी। भाई प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को। गाइस, मेरा नाम विक्रम फोगाट है और मैं बाड़सा गांव के झज्जर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैं पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्गमैन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तीनों गेम करता हूं। तीनों में ही मैंने नेशनल इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है और बाहर कंट्री में रशिया में, यूक्रेन, मलेशिया, फिनलैंड यहाँ भी मैं खेलने गया हूँ। और जो भी हमारी नेशनल की, जो भी हमारी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब जो भी गेम होती है सब ये मैं खेल चुका और अब भी खेल ही रहे हैं। तो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी यूक्रेन में, वहाँ मेरा गोल्ड था। रशिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर था और 3 बार स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया में मैं रह चुका हूँ। तो अभी चल रहा है दौर खेलने का, भी कोई रिटायर्ड नहीं हुआ है। तो खेलने का दौर अभी भी चालू। और गाइस, जो भी आप ये पीछे सारे मेडल्स देख रहे हैं, ये मेडल सिर्फ आपको फ्रेम में सिर्फ इतने दिख रहे होंगे, पर एक्चुअल में मेडल्स बहुत सारे हैं। वी वुड डेफिनेटली कवर दैट एज वेल। विल शो यू हाउ मेनी मेडल्स ही हैज वॉन सो फार। और जैसे भाई ने बताया, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं कि रिटायरमेंट नहीं हुई है और अभी भी पूरा प्लानिंग चल रहा है। तो जैसा कि आपको हम लोग हमेशा बताते हैं कि हमारा फोकस कभी भी ऐसे नहीं रहता कि यार हमें कुछ स्पेसिफिक चीज कवर करने की, यार आपको सिर्फ हम बताएं डाइट के बारे में, डाइट क्या रहता है, या हम आपको बताएं कि अगर आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह क्या रहती हैं। पर जैसा कि हमेशा से आप लोगों की डिमांड रही, जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमें बताओ यार एक्चुअल में मैं स्टार्ट कैसे करूं, और स्टार्ट अगर किसी चैंपियन ने स्टार्ट करा था तो कैसे स्टार्ट करा था, स्टार्ट करने का भी पता चलेगा आज। और साथ में उन बातों के बारे में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, वो स्ट्रगल क्या फेस करा और वो सारे स्ट्रगल्स फेस करके आज चैंपियन कैसे बने। तो भाई थोड़ा सा और बताइए कि कौन सी एज में आपने स्टार्ट करा था और आज कितनी एज के, कौन से टॉप मेडल जो अभी तक आप जीत चुके हैं? पावर लिफ्टिंग मैंने लगभग 4.5 साल पहले स्टार्ट की थी और मुझे लगता है कि मैंने लेट स्टार्ट की, क्योंकि पहले मैं क्रिकेट खेलता था। 8 साल क्रिकेट खेलते रहे। तो जब क्रिकेट नहीं रहा, छोड़ दिया गेम, तो उसके बाद ये था कि किसी गेम में बने रहना है। कि वो मेरी फैमिली की भी इच्छा थी, पापा की भी इच्छा थी कि मैं कोई गेम खेलूं, इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। हर माँ बाप का सपना होता है उनका बेटा इंडिया खेले। तो मैंने वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए स्टार्ट किया था कि मुझे गेम खेलना है, मुझे लिफ्टिंग करनी है, मुझे कोई भी एक गेम। तो मैं आया लिफ्टिंग में। तो 4.5 साल पहले मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। हमें कोई बताने वाला नहीं होता था कि कहाँ गेम हो रहा है, कौन सी जगह आपको खेलने जाना है। लेकिन मैं आज जो भी हमारे यंगस्टर हैं, जितने भी हमारे युवा लिफ्टर हैं, उनको मैं यही कहूँगा बस कि आज आप लोगों को हम लोग बताने वाले हैं। मैं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे भाई ऐसे हैं मेरे लिंक में जो हम साथ में करते हैं कि सबको गेम बताते हैं कि भाई आज यहाँ गेम हो रहा है, आज वहाँ हो रहा है। तो अब जो गाइडेंस है वो उनको बच्चों को मिल जाती है, उस गेम की जो भी नॉलेज होती है, भाई क्या गेम हो रहा है, कहाँ गेम हो रहा है, क्या प्राइस है, वो सबको मिल जाता है। हमें 4.5-5 साल पहले कोई बताने वाला ही नहीं था कि कहाँ खेलना है, क्या करना है। तो आज बच्चों को यही कहूँगा कि आप खेलना शुरू करें। कि देखो, टाइम पास के लिए तो मैं पहले ही कहूँगा कि खेलना कोई मतलब नहीं करता। बिल्कुल। अगर आपके अंदर कोई जुनून है, कोई चीज़ को पूरा करने की इच्छा है आपके, चाहे वो माँ बाप का सपना हो, आपके कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगी हो कि लगता है कि आपको करना है, तो ही वो चीज़ हो सकती है। अदरवाइज आप अगर ये सोच के करो कि नहीं बस ठीक है मुझे करना है टाइम पास, तो वो नहीं होगा। एक जुनून, एक जज्बा, एक सोच करने की मैंने कभी अपने लिए नहीं किया, कभी नहीं किया मैंने। क्रिकेट खेला वो भी फैमिली के लिए था, पापा के लिए था। और अब जब लिफ्टिंग स्टार्ट की है तो वो भी उन्हीं के लिए की है। कि 4.5 साल हो गए आज तक खेलते खेलते कभी ये मन में नहीं आया। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेल के आया, मैं फिर जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, गली में हो या कहीं भी हो, मैं वो भी खेला हूँ। तो मुझे सिर्फ ये रहता है कि जहाँ लिफ्टिंग हो रही है वहाँ मैं जाऊँगा, मुझे स्टेज का कोई मतलब तो नहीं। जहां लिफ्टिंग होनी है वहां पर मुझे जाना है। और मैं अभी तक अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करता आया हूँ। उनकी क्रिकेट इच्छा थी मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूं, उनकी इच्छा थी कि मैं कभी मेरा नाम हो। सबसे बड़ी बात यही थी कि नाम हो, फेम मिले। सिर्फ उस चीज़ के नशे में ये सब किया है, फेम के।
तो ये विक्रम भाई, ये फेम का नशा था और एक पेरेंट्स की इच्छा थी, कि उनकी एक उम्मीद थी ऐसी कि हमारा बेटा इंडिया को रिप्रेजेंट करे और कहीं पे जाए, नाम हो उसका हमारे बच्चे का। आई थिंक हर एक माँ बाप की ये इच्छा जरूर रहती है कहीं ना कहीं, बेशक वो बोलें चाहे ना बोलें, कि यार मेरा बच्चा कुछ ऐसा करे कि उसका नाम हो। आई थिंक उन्हीं में ही उन सबका नाम होता है, अपने पेरेंट्स का नाम होता है। तो भाई क्रिकेट से आपने स्टार्ट करा, क्रिकेट से, और ये पावर लिफ्टिंग ये कैसे, मतलब ये ट्रांजिशन कैसे हुई सारी? उसमें मतलब बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर था। मैं और 6 साल आपने शायद 6 साल खेला आपने। 8 साल ऑलमोस्ट मैं क्रिकेट खेला हूँ। 9th क्लास में मैं क्रिकेट स्टार्ट किया था, प्रोफेशनल एकेडमी लाइक जो बोलते हैं। उससे पहले गांव में खेलते थे। जब एकेडमी में स्टार्ट किया तो मेरे पापा को बड़ी इच्छा थी कि वो खुद रेसलर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, शिवाजी कॉलेज से खेलते थे। तो उनका यही सपना था कि मैं एक दिन इंडिया खेलूं। तो बहुत मेहनत की है उन्होंने। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पापा ने, ये लगा लो मतलब किसान थे वो, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जितना सपोर्ट उनसे बनता था, चाहे वो पैसे के मामले में हो। मुझे आज तक याद है, कभी मेरे पापा ने मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगा कि मुझे ये काम करके दे दे, पानी भी पकड़ा दे। तो उनका यही था कि बस जिस फील्ड में मैं हूँ, जो क्रिकेट में खेल रहा हूँ, उसमें मैं उन्हें कुछ करके दिखाऊं। मेहनत भी की, स्कूल नेशनल भी खेला मैं 2 बार, फिर डिस्ट्रिक्ट भी खेला झज्जर से, फिर स्टेट में हरियाणा भी, फिर कैंप भी किया, एमडी यूनिवर्सिटी से भी खेला। फिर जब यूनिवर्सिटी में एक बार नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरे पापा गए हुए थे सुबह ट्रायल में। वो दिन आज भी याद है कि मैं अंदर ग्राउंड में खेल रहा था और मेरे पापा एक पेड़ के नीचे उधर बैठे थे। गर्मी का टाइम था, मई जून का, और मैं ये देख रहा, सुबह से शाम को 6-7 बजे तक वो वही बैठे रहे, अपना चाय पी, बैठ के कुछ नहीं खाया पिया उन्होंने, अपना बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, देखते रहे। बस वही चीज फील होती थी कि यार देखो हमारे मतलब माँ बाप कितना कर रहे हैं हमारे लिए। बिल्कुल। मतलब सुबह से बंदा यहाँ बैठा है, कौन किसी के ऑफिसों में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं घूमने फिरने गए हैं। बच्चों का पता ही नहीं होता माँ बाप को कि बच्चे हैं कहाँ पे, कहाँ पार्टी में गए हुए हैं, कहाँ घूमने गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं। और एक मैं हूँ कि मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ और मेरे पापा वहाँ धूप में अपना कभी इधर घूम रहे कभी इधर और बैठे। तो ठीक है, उससे भी वहाँ से भी आ गया। फिर मैं फरीदाबाद हॉस्टल में रहता था, भूपानी गाँव है, विजय यादव सर की एकेडमी में। मोहित शर्मा जो हमारे आज इंडिया खेल रहे हैं भैया, वो भी हम मेरे रूममेट थे, हम साथ भी रहे हैं। अच्छा, एक साथ हॉस्टल में। मोहित शर्मा भाई के साथ खेले हुए आप? शर्मा भाई बहुत अच्छे से, सुबह हम फिटनेस भी करते थे, बातें भी, खाना पीना सब साथ होता था। तो वहां भी मुझे लगता था कि नहीं मैं खेलता रहूंगा खेलता रहूंगा। पर बस ऐसे ही एक दिन वहाँ हॉस्टल में था तो घर से फोन आया था कि पापा हॉस्पिटल गए हैं। तो बताया नहीं मेरे पापा, मतलब वो लगा लो कि भाई पहलवान आदमी है, ऐसे तो कोई फिक्र तो होती नहीं है बीमारी नाम की। तो गए हॉस्पिटल में, जाके एक पिंपल था उनके होठ पे, तो वो चेकअप कराया, उसकी रिपोर्ट आई 2 दिन बाद, तो उसमें कैंसर था। तो बताया नहीं उन्होंने कि भाई कैंसर है मुझे, और मैंने ऐसे ऐसे ऑपरेशन करा दिया। ठीक है, नहीं बताया तो। लेकिन जब दोबारा गए और मम्मी को पता चला कि हाँ दोबारा ऑपरेशन कराने गए हैं, तो वो चले गए रोकलैंड हॉस्पिटल मानेसर में। मुझे हॉस्टल में था, मैं फ़ोन आया, तो फ़ोन सुन के मैंने कुछ नहीं देखा आगे पीछे कि यार मैं 8 साल मैंने क्रिकेट खेली है, मैंने क्रिकेट में बहुत टाइम दिया है, अब छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं फैमिली में अकेला हूँ, भाई 2 सिस्टर हैं मेरी। तो मुझे लगा यार अगर मैं खेलता रहा ना तो घर कौन संभालेगा, या अभी पापा को ये बीमारी हुई है। बस मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बैग वैग सब पैक किया और मैं आ गया। मैं सीधा सॉरी, मैं आपको हॉस्पिटल। इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अक्सर देखा जाता है, जैसे अभी आपने बताया फादर साहब को कैंसर था, ये जो सिचुएशंस आती है ना किसी भी फैमिली में, आई थिंक वो फैमिली को ना बिल्कुल वो झंझोड़ देती हैं। तो और स्पेशली ये जब चीज़ें एक एथलीट के लाइफ में, जब एथलीट को जब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ऐसी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं ये, और आई एम श्योर उस टाइम पे फैमिली को सपोर्ट इमोशनली और आई थिंक
मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक सिचुएशंस होती हैं ये। तो क्या क्या ये एक रीज़न था जब आपने क्रिकेट से जो ट्रांजिशन हुआ, क्रिकेट आपने खेला, फादर साहब को ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, तो ये जो सिचुएशन थी एज एन एथलीट, मैं भाई आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको देखने वाले एथलीट और जो आगे भी जो फ्यूचर में जो देखेंगे इंटरव्यू एथलीट्स, उन लोगों के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जब ये सिचुएशंस आती हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम लोग ना गिव अप कर देते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, चाहे वो 4 साल की मेहनत हो, 10 साल की मेहनत हो, तो कहीं ना कहीं वो छूट जाती है। पर आपने वो आई थिंक वो जो आपने क्रिकेट से स्टार्ट करा, मेहनत करी, जो चीज़ें वहाँ पे सीखी, आई थिंक आपने वो जो चीज़ें सीखी होंगी वो चीज़ें आप यहाँ पे भी ज़रूर उनमें से 10% 20% ज़रूर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो भाई ये जो चीज़ें थी, ये सवाल उन लोगों के लिए जो फैमिली में ऐसी चीज़ें आती हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो आपने कैसे मैनेज करा, या आपकी फैमिली ने, घर परिवार ने ये सिचुएशन कैसे हैंडल करी है? जब मैंने क्रिकेट छोड़ा था तो मेरे पास सिर्फ एक रीजन था कि मेरे पापा को ये बीमारी है और अब मुझे नहीं खेलना, अब मुझे अपनी फैमिली देखनी है। बिल्कुल। देखो, मेरे पापा फार्मर थे, हमारी जो खेती करते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई मंथली इनकम आती है, तो घर का गुजारा भी करना है। तो मैं उन लड़कों को भी कहना चाहूँगा, देखो कि जो भी भाई ये कहते हैं कि देखो हम गरीब हैं, तो यार हम पैदाइशी हम भी कोई ऐसी नहीं थी, आज मिडिल क्लास में तो हैं, हम ऐसे भी नहीं थे। कभी हमने 10 रुपए की भी जो कमी होती है वो भी महसूस की है। पर बात ये है कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ा तो मुझे ये था कि यार मैंने 8 साल एक चीज खेली है, तो मतलब अब हो दूसरा भाई तो सोचे कि चल वो देख लेगा फैमिली, मैं खेल लेता हूँ ये। पर उस टाइम मुझे कुछ नहीं सूझा। हुआ ऑपरेशन हुआ पापा का, घर आ गए, तो बस धीरे धीरे टाइम निकलता गया। 2 महीने हो गए मुझे हॉस्टल में गए हुए। तो पूछा उन्होंने कि भाई क्या सीन है, हॉस्टल में नहीं जाना? जब मैंने उन्हें पहली बार ये कहा कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है, तो मतलब वो ऐसा था कि उन्होंने ना मतलब आस ही छोड़ दी, कि उन्होंने खुद जो उनका सपना था कि भाई मैंने क्रिकेट खेला 8 साल, जो भी होती है अच्छी बुरी गाली वो सब दी, माँ बाप कह भी देते हैं गुस्से में चला आ जा तू घर से, ये वो, क्योंकि 8 साल का पीरियड कोई थोड़ा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, 8 साल बहुत लंबा टाइम है। बच्चा नहीं था मैं, 18-19 साल का था। तो बस बुरी वो चीज़ लगी कि यार, लेकिन पापा को अपनी ये था कि भाई बीमारी है, मैंने उनके लिए कि हॉस्टल नहीं जाना मुझे, बस मैं यही रहूँगा, तो ठीक है। फिर की करता रहा, तो क्रिकेट छोड़ दिया, ठीक है, घर में लड़ाई का माहौल शांत हुआ, मैं चला गया था। मेरा एक फ्रेंड है, वो रहता था द्वारका मोड़, तो मैं वहाँ जाके रहा कुछ दिन। तो ऐसे ही जैसे जिम में हम जाते हैं, आज मेरे जिम में बहुत सारे भाई, कुछ कोई आते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। लाइक मैंने 12th कर ली, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, फिर मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि क्रिकेट तो छोड़ चुका हूँ मैं। तो फिटनेस जब मेरी होती थी 85 kg 80 kg बॉडी वेट में, ग्राउंड में जो फिटनेस करते हैं अच्छा था मैं, मेरे बेसिक्स अच्छे थे। तो फिर मेरे एक ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि विक्रम ना ये कोर्स कर लेना, तू इंटेलिजेंट है, नॉलेज है, अच्छे पैसे कमा सकता है। तो मुझे उसका याद आया कि हाँ यार, एक दिन मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रदीप गिल भैया, मैं गिल भैया बोलता हूँ उनको, प्रदीप फरीदाबाद से हैं। प्रदीप गिल भैया हैं, वो फरीदाबाद से हैं। हाँ जी, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप ट्रेनर का कोर्स करना। हाँ जी। देखो क्रिकेट का सबको पता है कि हर कोई इंडिया नहीं खेलता, लेकिन घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनकी बात जब मुझे याद आई तो मैंने किया कि यार हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फिजिकली मैं अच्छा फिट था, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने, अब घर से पैसे मांग नहीं सकता, पापा ने वैसे ही क्रिकेट छोड़ने पे इतना कुछ कह दिया था। मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी भाई आपको। तो ये जो ट्रांजिशन आया सारा, आपने क्रिकेट को इसलिए छोड़ा क्योंकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, आप चाहते, क्योंकि आई थिंक उस बैकग्राउंड से आ रहे थे हम। बिल्कुल, पैसों की कमी क्या होती है, हमारा घर मतलब ऐसा ही था, वहीं पे हमारी भैंसे हम बांधते थे, भैंस थी हमारी, वहीं पे हमारा तूड़ा डलता था, वहीं पे मम्मी काम करती थी,
और जो भी आजकल के घर होते हैं वैसा हमारा घर बिल्कुल नहीं था। एक सिंपल सा, ठीक है, हॉल है, हॉल में सब है, सारी फैमिली सो रही है, भैंस है, तूड़ा है, वही खाना बन रहा है, वही बर्तन है, वही सब कुछ है। तो बस वो चीज़ें फील की कि यार नहीं, ऐसे तो नहीं रहना हमेशा, कि मेहनत करके कुछ तो अच्छा करना है। तो बस इसी वजह से कि नहीं, ये नहीं करना, मेहनत करके अपना घर भी देखना है। तो हमने 8 साल हमने क्रिकेट खेला। उसके बाद प्रदीप गिल भाई ने आपको एडवाइस करा कि आपको ट्रेनर की कोचिंग करनी चाहिए, वो सर्टिफिकेशन करना चाहिए। तो वो एक ट्रांजिशन थी जहां से आपने स्टार्ट करा ये करियर। जी, उस टाइम मेरी छोटी सिस्टर है मंजू, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे 25,000 रुपये दिए। उस टाइम कोर्स होता था गोल्ड जिम का, पर्सनल ट्रेनर का, 23,000 रुपये का। तो वो कोर्स किया मैंने। हाँ, ये लगा लो कि माँ बाप का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ, हेल्थ अच्छी थी मेरी, या लुक्स वाइज या वैसे, मेरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था और मुझे मतलब जॉब मिल गई थी गोल्ड जिम में। कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले गोल्ड जिम से ऑफर आ चुका था। जिम से आ गया था कि आप हमारे यहाँ जिम करोगे। हाँ जी। तो फिर मैंने रजौरी में जिम करना स्टार्ट किया। पापा को मेरे पसंद नहीं था कि मैं जिम करूं, बोले क्या होता है ये जिम विम, पहलवान थे वो, तो उनको पसंद होगा ही कि नहीं करना जिम वगैरह ऐसा कुछ भी, ये वो, तो उनकी पसंद थी नहीं। फिर मैंने कि क्या 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहा, अपना घर रहा, कि मैं नहीं, मैं करूँगा जॉब, तो मैं करूँगा, क्योंकि जॉब के बिना मैंने देखा है कि भाई कितनी प्रॉब्लम होती है। पर बस जब जॉब करना स्टार्ट किया, पर्सनल ट्रेनर की जॉब स्टार्ट की, उसके बाद मुझे पर्सनल ट्रेनिंग मिलने लगी जिम में, उनकी अच्छी इनकम आने लगी। तो फिर धीरे धीरे हो गया कि पैसों का थोड़ा सा अच्छा, कि हाँ अब मेरे पास मतलब मैं मंथली 20,000, 30,000, 40,000, एक टाइम ऐसा भी था 50,000 कमा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैंने 1 लाख रुपए महीना कमाए हैं। तो भाई स्टार्टिंग का जॉब कैसे रहा? पहली सैलरी कितनी थी अगर आप बुरा ना मानो तो, एज अ कोच? पहली सैलरी मैंने जब गोल्ड जिम में जॉब की महीने की, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये बोली थी। 5,000 रुपये उन्होंने मुझे कही थी, और मैं गया नहीं बीच में 2-4 दिन या ऐसे, तो मुझे वो कट पिट के ऐसे 4,000 रुपये मिले थे पहली फर्स्ट मंथ की जो मेरी सैलरी थी। और ये कौन से साल की बात है, कौन से ईयर की बात है ये शायद आज से 8-9 साल पहले की बात होगी। 8-9 साल पहले, जब आप 20 साल के थे, 8-9 साल पहले आपने 5,000 की नौकरी स्टार्ट करी थी। 4,000 रुपये पहले महीने में मुझे मिले थे। 4,000 रुपये पहले महीने में आपको मिले थे। तो बस क्रिकेट छोड़ा, क्रिकेट छोड़ने से पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया, कोर्स करने के बाद सीधा जॉब स्टार्ट की। मैं मतलब वही रहता था, दोस्त के पास रहता था, घर नहीं आया था। फिर धीरे धीरे जॉब करता रहा, खुद की बॉडी पे काम किया, खुद की हेल्थ पे काम किया, अच्छी फिटनेस बनाई। वही है, फिटनेस में जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। अच्छी फिटनेस दिखी लोगों को, पर्सनल ट्रेनिंग ली अच्छी, तो धीरे धीरे पैसे तो आने लगे। पैसे का ये नहीं था कि मैं पैसे नहीं कमा रहा, पैसे आने लगे थे। फिर वही है कि फिर एक चेंज आया कि क्रिकेट से मैं पर्सनल ट्रेनर बना, ठीक है, वहाँ तक मैं पहुँच गया। उसके बीच में पापा को ये बीमारी हुई, ठीक है, लेकिन जब हो गया ना कि मैं अच्छा कमा रहा था, मैं अच्छे मज़े से रह रहा था, अच्छा गुड़गांव में फ्लैट लेके एंजॉय अपना खाना पीना सोना जॉब कमाना सब चीज़ मज़े से की, तब वही है ना कि एक झटका लगता है लाइफ में कि हाँ मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, एकदम तहस नहस की अब क्या होगा। ऐसी क्या सिचुएशन आई थी लाइफ में जब ऐसा लगा कि यार सब कुछ तहस नहस टाइप कुछ हो गया जिंदगी में? मैंने बताया पापा को मेरे कैंसर हुआ था, 2 साल हो गए थे उनके कैंसर को, लेकिन 13 जनवरी 2016 को रात को मेरे पास 2:30 बजे फ़ोन आया था। मैं गुड़गांव में था, तो घर से फ़ोन आया था कि पापा की तबीयत ख़राब है। मैं ठीक है, मैं रात को ही वहाँ से आया। तो जैसे ही मैं आया, घर आया, फिर हॉस्पिटल के लिए निकले। तो जैसे ही हॉस्पिटल गए तो तबीयत तो कोई ख़राब ही नहीं थी, वो तो एक्सपायर हो चुके थे। घर वालों ने मुझे कहा नहीं एकदम से कि वो एक्सपायर हो गए, पर जब मैंने देखा, मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही घुसा अंदर हॉस्पिटल में जाफरपुर और देखा स्ट्रेचर पे वो उनको लेटा रखा है, जैसे ही मैंने उनका मुंह हटा के देखा, मतलब यार आज तक मैं वो फेस भूल नहीं पाया हूँ कभी। भाई मैं समझ सकता हूँ, ये सिचुएशन बहुत इमोशनल होती है, और आई थिंक
फैमिली लॉस से बड़ा इंसान की जिंदगी में कोई लॉस नहीं होता। क्योंकि हमारे घर में करने वाले वही थे, हाँ जी। उनके बिना तो हम कुछ थे ही नहीं। मतलब जो कुछ थे वही थे। पूरी फैमिली को मेरे पापा संभालते थे, देखते थे। और जब हो गया ये सब तो फिर मतलब ऐसे हो गए थे कि मैंने सेविंग भी नहीं की थी कोई, कि अब मैं क्या करूं, फैमिली क्या करेगी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि इंसान जो जिंदगी के मजे होते हैं, मौज होती है, वो तो माँ बाप की राज में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मजे मैंने सब लिए, लेकिन पता नहीं था कि पापा का ऐसे एकदम से कुछ होगा। तो उनका हार्ट फेल हो गया था और सीधा मतलब उसके बाद पता समझ नहीं आया कि अब करें क्या। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या। हम एकदम घर में कि बस ठीक है, करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ भी नहीं। बस फिर उसके बाद जैसे ही कुछ दिन बीते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद, उस टाइम मेरी मम्मी बहुत मेरा सपोर्ट सिस्टम बनी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि देखो बेटा, करना तो अब हमें ही है, कि अब नहीं भी है पापा तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। साथ तो जा नहीं सकते उनके, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो बस वही था कि मम्मी ने उस टाइम बहुत सपोर्ट किया मुझे, कहती रही, समझाती रही कि देख अब देखना सब तुझे ही है, जमीन जायदाद का, घर का, बहनों का, पूरे परिवार का तुझे संभालना है। अब तेरे पापा तुझे हमारे पास छोड़ के गए। तो बस उस टाइम फिर सोचा कि यार चल, तो वो जो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया था या जॉब की थी, वो मेरे काम आई। तो मैं जॉब करता रहा और मैं अपना घर अच्छे से चलाता रहा, चलता रहा। तो कुछ दिन ही बीते थे, शायद जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल ये गया। तो वही चीज़ एक ध्यान में आती है ना कि यार मेरे पापा की इच्छा थी मैं क्रिकेटर बनूं, उनकी इच्छा थी मैं इंडिया खेलूं, स्पोर्ट्स में जाऊं, पर मैं हुआ नहीं, वो कर नहीं पाया। चाहे हम उसका बहाना मैं कुछ भी लगाऊं कि मेरे पापा को कैंसर हो गया था, वो एक्सपायर हो गए थे, मतलब मैं बहाना ही कहूंगा इसे कि ये हो गया, फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो भाई हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आई जहाँ पर हमने बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस फेस करी और हमने आई थिंक वो अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करा। और आई थिंक एक अपने माता पिता का, स्पेशली फादर साहब का अपना सपना था कि यार बेटा आगे कुछ करे, इंडिया रिप्रेजेंट करे और देश का नाम रोशन करे और अपना भी नाम बनाए। क्रिकेट नहीं खेल पाए। आई थिंक वो कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में होता है, जो लाइफ में लिखा होता है ना, जो मुकद्दर होता है, इंसान जितना मर्जी कर ले उसी को मिलता है, वही चीज़ मिलती है। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो आई थिंक मेरे को ऑलमोस्ट 12 साल हो गए नौकरी करते हुए। मेरे को भी नहीं पता था 12 साल के लंबे करियर के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं आप जैसी हस्तियों के पास बैठेंगे, उनकी लाइफ स्टोरीज कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम, जो स्ट्रगल जो हम लोगों ने जो फेस करा है वो आने वाली जनरेशन फेस ना कर पाए। तो आई थिंक वो कहते हैं ना भाई, जो डेस्टिनी में है वही चीज़ मिलेगी। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ है। और तो आपने क्रिकेट खेला, पर्सनल कोचिंग करी, भाई वेट लिफ्टिंग का कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? लिफ्टिंग का मैंने फिर ये देखा कि अब मैं क्रिकेट छोड़ चुका हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग से मैं पैसे कमा रहा हूँ, पर पता है मेरे मतलब दिल में ना वो खुशी नहीं थी कि यार मैंने मेरे पापा को खोया है, उनका जो सपना था वो तो अभी अधूरा है। तो बस पैसे कितने भी कमा रहा था मैं महीने में, 1 लाख 1.5 लाख पर्सनल ट्रेनिंग से, उसकी कोई खुशी नहीं हो रही थी कि यार छोड़, अब ना बस नाम ही कमाना है और खेलना है कुछ। तो एक फ्रेंड थी मेरी, हमने साथ में कोर्स किया था फंक्शनल ट्रेनिंग का, 2 दिन की वर्कशॉप। तो मेरी फ्रेंड थी कविता, हमारे राजेंद्र भैया हैं, उनकी वाइफ है वो। तो मतलब एक लड़की ने मुझे कहा था कि विक्रम स्ट्रेंथ अच्छी है तेरी, तो तू गेम क्यों नहीं खेलता। तो तब मैंने कहा था कि क्या गेम खेलूं। तब उन्होंने कहा था कि पावर लिफ्टिंग क्यों नहीं करते। अब पावर लिफ्टिंग ये क्या होता है भाई। तो तब उन्होंने फिर मुझे अपने हस्बैंड का, राजेंद्र भैया का नंबर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गेम है आदर्श नगर में। 5 मई 2016 को गेम थी, उसकी ट्रॉफी भी रखी है मेरे पास। तो 5 मई को जब मैं खेलने गया था तो बस यही था कि मुझे गेम खेलना है।
तो जब मैं खेलने गया मैंने 240 की डेडलिफ्ट लगाई थी और मेरा सिल्वर मेडल आया था 240 किलो का डेडलिफ्ट फर्स्ट टाइम पर। और ये कौन सी ईयर की बात है? ये 5 मई 2016 को। 5 मई 2016 को आपने 240 किलो का डेडलिफ्ट। अभी क्या डेडलिफ्ट लगाते हो आप? अभी मैं 350 लगा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 100 किलो ऊपर है, ऑलमोस्ट 100 किलो। तब मतलब वो भी मैंने की तो वो एक जोश से जुनून से, कोई टेक्निक नहीं कुछ नहीं की, हाँ बस यही था अंदर की हम मेडल कुछ जीतना कर है। रहे हैं। पर मैं उस टाइम मेरा बॉडी वेट था 120 केजी, तो जिसने गोल्ड लगाया था उसने लगाया था 270 केजी। हाँ जी। तो जब मैं 120 केजी बॉडी वेट था मेरा, तो इधर मुकेश गहलोत सर जो थे वो खड़े थे एक साइड, अपना वो चीफ गेस्ट थे आए हुए थे, मैं खड़ा था एक साइड। तो बच्चे उनसे सेल्फी ले रहे थे, भाई वर्ल्ड चैंपियन है, बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन है, फोटो ले रहे हैं ऐसे। पर फर्स्ट गेम थी मेरी, पहली गेम, और मैं पहली गेम में ही मेरे पास 5-10 बच्चे आ रहे हैं, खड़े हैं फोटो लेने के लिए। मुझे वही लग रहा था कि यार मैं तो कुछ खेला भी नहीं हूँ अभी, मतलब बच्चे फोटो आ रहे हैं लेने, कोई जानता ही नहीं है, पहली गेम ही तो है। पर हाँ उस टाइम आ रहे थे वो सिर्फ बॉडी देख के या फिर ऐसे ही लुक्स देख के, बस मुझे लगा कि यार नहीं सही है, ये एक चीज़ तो करनी है मुझे। वो ऐसा चढ़ा वो सेल्फी का नशा कि लोग फोटो लेते हैं, हमारी एक पहचान होती है। तो बस उस टाइम फिर मैंने स्टार्ट किया 5 मई 2016 को। जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत खुशी हुई थी उस सिल्वर मेडल की भी, पर हाँ सोच लिया था कि भाई बस मतलब जीतना है तो गोल्ड जीतना है और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जिसने उस गेम में गोल्ड जीता था वो भी मिले थे, सुंदर भाई एक गेम में, उनका वहाँ सिल्वर आया, उन्होंने 270 उठाया था, मैंने 287 उठाया था उस टाइम। तो धीरे 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 देखो मैं जो भी हमारे यंगस्टर हैं, नए बच्चे हैं, यही कहूँगा कि पेशेंस रखो। जितनी मेहनत जो करेगा ना उसका उतना ही फल उसे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो चाहे कि मैं 4 दिन की मेहनत करके मैं 4 साल का फल पालूं, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, उसका फल जरूर मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा। मैंने क्रिकेट में 8 साल मेहनत की, मुझे वहाँ वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो क्रिकेट की मेहनत जो मैंने की, जब मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट की, तो मुझे भगवान ने फर्स्ट डे से दी है कि पहली गेम से मेरा मेडल आना स्टार्ट हो गया। और आज तक 4.5 साल के करियर में लिफ्टिंग के में शायद मैं 2 या 3 गेम मुश्किल से ऐसे होंगे जिनमें मैं खाली हाथ आया हूँ, वरना हर जगह मेडल मेरा, चाहे गोल्ड, मेरे सबसे ज़्यादा गोल्ड हैं। और आई थिंक भाई ये जो वॉल है सारी, ये सारे वही मेडल्स हैं। आई थिंक इतने मेडल शायद मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे। मेडल अभी इतने मेडल, इतने सर्टिफिकेट, इतनी ट्रॉफी अभी घर पे भी ऐसे ही रखी हैं कि ठीक है अभी बाद में लगवाते रहेंगे। भाई मेडल्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपने यूक्रेन में भी आपके पास मेडल्स हैं, मलेशिया में भी आपके पास हैं। मलेशिया में भी गोल्ड था। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम मैं रशिया गया था, जब मतलब मुझे 2016 में ही गया था मैं WPC से, दलजीत सर मुझे लेके गए थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे उस टाइम। तो लेके गए थे WPC में, बहुत मेहनत भी की थी मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाता था नोएडा, सुबह ट्रेनिंग कराता था बच्चों को, फिर मैं खुद की करने जाता नोएडा, फिर वापस आता था। तो वो 4-5 महीने ऐसे पीरियड था कि मैंने किया। उसके बाद जैसे ही मतलब मेरा ट्रेनिंग हो गई, अक्टूबर आ गया, नवंबर में हमें जाना था, जैसे ही अक्टूबर आया मुझे डेंगू हो गया। कंपटीशन से 10 दिन पहले मुझे डेंगू हुआ, मैं हॉस्पिटल गया। दाजिम की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 23 से 27 अक्टूबर, 5 दिन की। और ये रशिया में होने वाली थी? नहीं, दाजिम की इंडिया में हुई थी। अच्छा। तो हमारी 31 अक्टूबर की फ्लाइट थी। 31 अक्टूबर? हाँ, रशिया के लिए। तो दाजिम का मैं खेला, मुझे डेंगू था। मैंने डॉक्टर को कह दिया था कि देखो जो है डेंगू है या कुछ भी है, खेलूंगा तो जरूर मैं, अब आप देख लो आप क्या कर सकते हो, इंजेक्शन लगाओ, टैबलेट दो, कुछ दो। तो डॉक्टर ने मुझे जो था 2 दिन ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन लगाई है। वो इंजेक्शन में सुबह पहले हॉस्पिटल जाता था, डेंगू का इंजेक्शन वो मुझे लगाते थे, फिर मैं गेम में जाता था। जो भी हमारे सीनियर थे या वे देखते थे कि तेरी बॉडी तो पूरी रेड पड़ी है, डेंगू हो रखा और तू खेलने आया हुआ है। तो भाई ये डेडिकेशन थी कि मुझे ये चीज़ करनी है।
तो भाई आई थिंक अगर अगर लाइफ में वो डेडिकेशन होती है, अगर लाइफ में अगर अगर वो फोकस है कि यार मुझे ये चीज करनी है, चाहे कुछ हो जाए। डेंगू हुआ विक्रम भाई को, फिर भी रेगुलर प्रैक्टिस करी, रेगुलर ट्रेनिंग करी। इनका घर आई थिंक मेरे घर से जहां से मैं हूँ ऑलमोस्ट वहां से 75 किलोमीटर है, और नोएडा और आगे मतलब एक दिन का ना करते करते कुछ एक साइड का 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करना है, डेंगू में भी। और वापस आकर के अपने जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी है, तो बहुत मुश्किल रहा है ऐसा कुछ। भाई थोड़ा सा और बताओ इसके बारे में। ये जो रशिया के जो आपके ट्रिप्स रहे, रशिया का, यूक्रेन का और इंडिया में जो चैंपियनशिप्स आई, इतने आपके पास गोल्ड मेडल्स हैं, सिल्वर मेडल्स हैं, आपके पास इंटरनेशनल भी हैं। एक सवाल जरूर पूछूंगा इस पे, क्योंकि सपना था माँ बाप का कि मेरा बेटा इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो जब गोल्ड आया तो कैसा रिएक्शन था घर पर, जब उनको बताया कि यार मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर आया हूँ और ये गोल्ड मेडल आया है मेरे पास? पहले 23 से 27 अक्टूबर ये दाजिम की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। हाँ जी। इसमें 8-10 कंट्री आई हुई थी। यहाँ पे हुआ था ये दिल्ली में ही। तो उस चैंपियनशिप में मेरा बेंच प्रेस में गोल्ड था, डेड लिफ्ट में गोल्ड था, फुल पावर लिफ्टिंग में मेरा सिल्वर था। और मैं डेंगू था, मुझे उस टाइम में खेल रहा था। 195 की मैंने बेंच प्रेस लगाई थी, 290 की मैंने डेड लिफ्ट लगाई थी, तो मेरा मेडल आया था। और मैं इंडिया का अपर था, मेरा इंडिया का ब्लेजर था, ट्रैक सूट था, कॉस्ट्यूम था, तो खुशी थी। घर आया तो थी, पर डर ये था कि यार मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत की रशिया के लिए, मैं क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, पर सब चीज़ भूल के प्रैक्टिस की मैंने 30 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद 31 को फ्लाइट थी, गए। -10 टेम्परेचर रशिया का, और हालत एकदम खराब। मैं होटल से बाहर नहीं निकला 2 दिन। गए तीसरे दिन बॉडी वेट कराने, चौथे दिन हमारी गेम थी। ऑलमोस्ट 12 घंटे तक हमारी लिफ्ट चली थी -10 टेम्परेचर में। ना जाने कितनी बार बाम लगाया, मतलब। और डेंगू मुझे वैसे हॉस्टल से ही मैं खुद अपना इंजेक्शन लगा के गया था कि डॉक्टर ने मुझे कहा था ज़्यादा तकलीफ हो तो ये लगा लेना। तो डेंगू होते हुए आप रशिया गए, रशिया में आपने अपना गेम खेला और रशिया में आपका मेडल आया, गोल्ड मेडल आया? नहीं, रशिया में मेरा सिल्वर आया था। वहाँ पे बेंच मेरी घट गई, 187 लगी। डेड लिफ्ट मेरी घट गई, 292 लगी। स्क्वाट मेरी बिल्कुल घट गई, 270 लगी। लेकिन मेरा टोटल बैठा रो का 750 किलो, तो मेरा वहाँ पे आया सिल्वर मेडल। जब रशिया में सिल्वर आया, 12 घंटे तक लिफ्ट मारते रहे। और जब 4 बजे स्टेज पे बुला के नाम अनाउंस कर रहे थे, और जैसे ही सिल्वर के, मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी कैटेगरी में 6-7 लड़के थे, तो पता नहीं था कि मेडल आया भी है नहीं। सबका 5-10 किलो का गैप था। पर जब सिल्वर के लिए मुझे बुलाया कि विक्रम इंडिया, बस तब वही मोमेंट था कि यार जो सपना था ना वो हुआ पूरा। उस टाइम रिएक्शन कैसा था? यार एक तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ऊपर से मेडल, जैसा और इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा अब हो रहा है कि एकदम इमोशनल हो गए कि यार बाहर आया हूँ पहली बार अपनी कंट्री से, और मेडल आया, खेले, जीते। फिर मतलब होटल गए तो घर पे एक फ्रेंड था मेरा, मैंने नहीं बताई थी घर पे, तो एक फ्रेंड था मेरा, तो राहुल ने मैसेज कर दिया था घर पे कि ऐसे ऐसे सिल्वर आया है भैया का, और यूँ। तो मैंने बताई नहीं दी। फिर मैं जैसे ही हम होटल से आ रहे थे, एयरपोर्ट आ गए, दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, तो मैंने राहुल को बता रखा था इस टाइम आएंगे, ऐसे आएंगे। तो मैं जैसे ही पहुंचा एयरपोर्ट, तो मतलब मेरे गांव के नहीं तो ये लगा लो 60-70 लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं। गाइस, ये इसे कहते हैं इमोशंस। इसको कहते हैं वो दिल से, जब इंसान जब बोलता है, दिल की अगर कोई चीज बताता है तो वो इमोशंस बाहर आते हैं। और आई थिंक दिस इज, आई फील लकी कि आज एक मैं ऐसे एथलीट के पास हूँ जो अपने इतनी दिल की करीब बातें बता रहे हैं हमें, और वो इमोशंस बता रहे हैं अपने, जो आई थिंक शायद कोई भी नहीं बताता, या फिर शायद
कोई बताना चाहे भी तो शायद फेक कर जाए। पर बट विक्रम भाई, थैंक यू सो मच। आज आपने इतनी चीजें बता रहे हैं आप, क्योंकि ठीक है, अच्छा एक लगता चीज, है जब आप लोग आते हो ताकि और लोग जाने और बच्चे देखें, तो वो ये सोचे कि यार देखो, लाइफ में ना सबके माँ बाप एक दिन जाते हैं उन्हें छोड़ के, हम भी जाएंगे, तो सबके पेरेंट्स एक दिन छोड़ के तो जाते ही हैं। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे, आप कुछ करोगे नहीं, आप कुछ करके नहीं दिखाओगे। उतार चढ़ाव आते रहते हैं फैमिली में, पर करते रहो। कहने का मतलब ये है कि कभी भी लाइफ में अपने गिव अप मत करो। कोई भी चीज शुरू की है तो उसे खत्म करो। बिल्कुल गाइस, कोई भी चीज शुरू करिए तो उसे खत्म करो। और कौन कहता है कि आदमी में इमोशंस नहीं होते। आज ये चीज आपने आपने अपने सामने देखी है। और कौन कहता है कि तगड़े से तगड़े इंसान के, या कोई पहलवान भी होगा या बॉडी बिल्डर भी होगा, वर्ल्ड में जो नंबर 1 होगा, हमारे पास सभी वर्ल्ड चैंपियन है। और कौन कहता है इमोशंस नहीं होते। हर इंसान में इमोशंस होते हैं, किसी भी चीज को लेके इमोशंस आ सकते हैं गाइस। और जैसे अभी विक्रम भाई ने बात बताई कि यार अगर कोई चीज शुरू करी है ना, उस चीज को एंड करो, गिव अप मत करो, उस चीज को पूरा करो। इमोशंस आ जाते हैं जब फील करते हैं वो चीज। और मैंने हमेशा आज तक क्रिकेट खेली है फील करके। मैंने आज तक अगर लिफ्टिंग की है तो मैंने वो फील की है कि हाँ मैं क्या हूँ, क्या मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया है। जब अब मैंने देखा कि 60-70 लोग मेरे गांव के आ रखे हैं और सब लोग मेरे पापा के करीबी थे और थे गांव के, तो तब मुझे लगा हाँ यार मैंने आज इनकी इज्जत बढ़ा दी। एयरपोर्ट से लेके ढोल बजाते हुए यहाँ आए, जैसे ही गांव में आया, गांव का जो हमारा मेन स्टैंड है एकदम भरा पड़ा है गांव के लोगों से। और उसके बाद मैं जैसे ही मेन स्टैंड से, और हमारा घर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर के अंदर मुझे मेरे गांव की जो ताई होती हैं, दादी होती हैं, भाभी होती हैं, चाची होती हैं, कोई मुझे दूध पिला रहा है, कोई मुझे मिठाई खिला रहा है। तो उस टाइम ये मोमेंट ऐसा था कि यार हाँ आज मैं कुछ करके आया हूँ वाकई। आज मैंने अपने पापा का सपना पूरा करा है। मतलब बहुत इमोशनल ये मोमेंट है कि यार हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम मैं गया था और फर्स्ट टाइम में मेरा मेडल आया। मेहनत बहुत की थी मैंने उस टाइम, बहुत मेहनत, कि कुछ भी लगा लो कि भाई पापा एक्सपायर हुए, उस गुस्से में वो सब किया, या और जुनून चढ़ा उससे वो किया, तो किया कि छोड़, ये सोचा था कि छोड़ना नहीं है, कि करना है करना है। बस फिर वहां से जैसे ही मैं जीत के आया, 1.5-2 घंटे में लगे होंगे मुझे घर जाने में। मेरे गांव वालों ने मुझे मतलब पैसे दिए, देते हैं गांव में, 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे पास थे 1.5-2 घंटे में। जैसे ही मैंने घर में जाके देखा तो मेरे हाथ में इतने सारे पैसे थे और गले में यहाँ तक मालाएं भरी थी पैसों की, और इतने सारे पैसे। मेरा ब्लेजर दोनों जेब भरी है, मेरे पैंट की दोनों जेब पैसों से भरी हैं। तब बस उस दिन के बाद यही था कि बस इस गेम ने मुझे वो पहचान दी है जो आज तक मुझे ना क्रिकेट में मिली थी, ना पर्सनल कोचिंग में मिली थी। तो आज ये स्टार्ट की है और इसका ये अंजाम है। तो अब तो ये वही बात है कि मरते दम तक जो छोड़ने से रहे। तो जो भी करो दिल से करो, आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल बनना है, दिल से करो, वही चीजें आपको आगे सक्सेसफुल बनाएंगी। भाई आपसे थोड़ा सा और पूछेंगे, क्योंकि जब लोगों को बताया कि हम बहुत ही जल्दी विक्रम भाई से मिलने वाले हैं, कुछ सवाल आए यही डेड लिफ्ट को लेकर के, वेट लिफ्टिंग को लेकर के, और कई लोगों ने क्वेश्चंस करे सप्लीमेंट्स को लेकर के भी, कि यार अगर मुझे बॉडी बिल्डर बनना है या मेरे को वेट लिफ्टिंग करना है, क्या मुझे सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी हैं, या मेरा डेली लाइफ कैसा होना चाहिए, रूटीन क्या रहना चाहिए। कई क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आए कि क्या अगर मुझे वेट लिफ्टिंग में जाना है, क्या मेरे को स्टेरॉइड्स लेने मैंडेट हैं, क्या वो चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी। तो थोड़ा सा प्लीज़ उसके बारे में भी बताइए। देखो, ये डाइट का, सप्लीमेंट का, स्टेरॉइड का, ये मैं एक ही कहूँगा कि अगर आप दुनिया भर का सप्लीमेंट स्टेरॉइड ले लोगे तो कोई पहाड़ तो उखाड़ नहीं दोगे। बिल्कुल। इंसान के अंदर एक जुनून, एक जोश ऐसी चीज होती है जो वो उससे कुछ कराता है। मैं लोगों को लगता होगा मैं कुछ नहीं है, मेरी डाइट नॉर्मल डाइट है, टमाटर की चटनी, रोटी, लस्सी, ये हमारा लंच होता है। ब्रेकफास्ट में ठीक है, दलिया वगैरह खा लिया तो ठीक है, दोपहर में जूस वगैरह पी लिया,
कुछ भी मीठा खा लिया, ऐसा चलता है। मैं पावर लिफ्टिंग का एक्सपर्ट हूँ, स्ट्रॉन्गमैन गेम का एक्सपर्ट हूँ, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का एक्सपर्ट हूँ। तो मैं यही कहूँगा, देखो इसमें डाइट का कोई खर्चा नहीं कह सकते हम कि इंसान अपने घर की नॉर्मल डाइट खा के भी कर सकता है, बट उसके अंदर जुनून होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भूखे भी लिफ्टिंग की है, मैंने खाली पेट भी 300 की डेड लिफ्ट लगाई है, खाली पेट भी 200 की बेंच प्रेस लगाई है। तो डाइट सप्लीमेंट, हाँ एक टाइम के बाद ज़रूरी है कि आप कुछ अच्छी डाइट ले लो, जब आपका बजट हो अच्छा सप्लीमेंट ले लो, या स्टेरॉइड है, आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो वहाँ पे सब लेके आते हैं। पर उससे पहले, सबसे पहले इंसान के अंदर जुनून। दशरथ मांझी कुछ नहीं खाता था, रोटी भी नहीं थी, पर तोड़ दिया पहाड़। बस इंसान के अंदर जुनून था, तो जोश और जुनून ही कुछ करा सकता है। वैसे डाइट, सप्लीमेंट, स्टेरॉइड ये सब तो सेकेंडरी चीज।